हेलो बच्चों, आज हम गणित का पाठ 6 बेजिक राशियों का गुणनखंड देखेंगे। बेजिक राशियां क्या होती हैं आप लोग 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। उसी का भाग यहाँ थोड़ा याद करें लिखा गया है जो आप पहले से पढ़कर आए हो। इसमें हम कुछ राशि देख रहे हैं। बेजिक राशियां वो होती हैं जिसमें चरांकों का उपयोग किया जाता है। चर वो होते हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं। चर में हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन ओ ऐसे अक्षरों का उपयोग करके जो पद या राशि बनाते हैं उन्हें बेजिक राशि कहते हैं। तो थोड़ा याद करें, जो तुम 7वीं कक्षा में पढ़े हो उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारी किताब में दिया गया है पहला पद कि बेजिक राशि ए एक्स धन ए वाई हो तो उसका विस्तार करो, उसको आगे हल करना है। तो हम दोनों में देखें, पहला ए एक्स है धन, दूसरा ए वाई है। तो दोनों में देखें तो क्या सामान्य गुणनखंड निकलता है, हमें गुणनखंड ज्ञात कर। तो हम दोनों में देखें तो क्या मिल रहा है, ए जो राशि है वो दोनों में है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के लिए पहले कोष्टक लगाएंगे। पहले पद में से ए निकालेंगे तो बचा क्या, एक्स, फिर बीच में धन, दूसरे पद में से ए निकालेंगे तो बचा क्या, वाई, और कोष्टक बंद कर दो। इसके बाद ये सरल नहीं हो सकता, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बेजिक राशि का गुणनखंड ए कोष्टक में एक्स धन वाई कोष्टक बंद है। तो ये इस बेजिक राशि का गुणनखंड हो गया, जो पाठ का नाम दिया गया कि हर बहुत सारे बेजिक राशि यहाँ पर आएंगे, उसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। दूसरा एक और बेजिक राशि दिया है, 7वीं कक्षा में ही पढ़े हो, ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ये एक प्रकार का सूत्र है, तो इसका गुणनखंड निकाला गया था 7वीं कक्षा में। वो है पहले कोष्टक में ए धन बी कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी कोष्टक बंद। तो एक प्रकार का ये सूत्र है, ये तुम देखे हो तो इसे याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग जगह जगह पर होता है। इसको मार्किंग कर दिया इम्पोर्टेंट का। अब इसी से संबंधित कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, ऐसे उदाहरण जिसमें चर और अक्षर दोनों को मिलाकर बेजिक राशियां बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण लिया गया है 4x धन 8x वाई वर्ग। दोनों में से बोला गया कि गुणनखंड ज्ञात करो, तो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, सामान्य दोनों में क्या है। यहाँ पर देखो तो ये 4 है, 8 में 4 गुणे 2 आता है, 4 दूनी 8 होता है। तो मतलब 4 यहाँ है, x यहाँ है, इधर भी x है, y इधर है, इधर भी y है। इसका मतलब जो 4xy पहली राशि में है वही 4xy हमें दूसरी राशि में भी मिल रहा है। तो हम 4xy को बाहर निकाल सकते हैं। 4xy फिर कोष्टक बंद करो और इसी 4xy में 4xy से भाग दे दो तो यहाँ बचेगा 1, बीच में धन, और यहाँ से हम निकालेंगे 4, भाग देना होता है, 8 में 4 से भाग देंगे तो बचेगा 2, x से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2y में से 1y निकल गया मतलब भाग दे दिया तो बचा क्या, 1y बचा। तो इस तरह से ये पहले बेजिक राशि का ये गुणनखंड है। आगे ये सरल नहीं होगा। 4xy कोष्टक 1 धन 2y कोष्टक बंद। दूसरा ये हो गया p वर्ग माइनस 9q वर्ग, इसकी तरह है। तो इसमें हमें दूसरे सूत्र के रूप में इसको बदलना होगा। पहला वाला पद तो वर्ग में है माइनस दूसरा वाला पद जो है 9 को 3 वर्ग में बदलना होगा, जो 3 का वर्ग है 3q कोष्टक बंद करके वर्ग बराबर हो जाएगा। ये अभी इस सूत्र के रूप में आ चुका है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग। तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर होता है क्या, हम गुणनखंड लिखेंगे पहले कोष्टक में, यहाँ पे ए पी है और बी 3q है, तो p धन 3q पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में आएगा p माइनस 3q। तो इस तरह से यहाँ पर p वर्ग माइनस 9q वर्ग का गुणनखंड आया। पहले कोष्टक में p धन 3q कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में p माइनस 3q कोष्टक बंद।
समझ में आए? जो भी हम कर रहे थे थोड़ा याद करें, इसका मतलब 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। तो अब 8वीं कक्षा में क्या नया पढ़ना है? तो 8वीं कक्षा में जो बैजिक राशियां हैं 7वीं में 2 पद में होती थी, अब वो 3 पद की हो जाएंगी। तो और उसका घातांक भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर घातांक हमारा बढ़कर 2 हो जाएगा और उसमें 3 पद, इसलिए नाम दिया गया है वर्ग त्रिपद बैजिक राशि। वर्ग त्रिपद का परिभाषा हमें देखना है। तो वह राशि बैजिक राशि जिसमें 3 पद हो और जिसका महत्तम घातांक 2 हो उसे वर्ग त्रिपद कहते हैं। किस रूप में लिखा जाता है? ax² धन bx धन c के स्वरूप में ए बैजिक राशि वर्ग त्रिपद लिखा जाता है। पहला पद ax², दूसरा पद bx, तीसरा c, तीनों को जोड़ देना है। ax वर्ग धन bx धन c के रूप में जो लिखा जाए बैजिक राशि वो कहलाता है वर्ग त्रिपद बैजिक राशि। हमने इस रूप को हमने पिछले पाठ 5 में 4 सूत्र पढ़े थे। तो इस स्वरूप को हमने किसी सूत्र में पाया है। वो कौन सा सूत्र है? और वो सूत्र है पहला वाला सूत्र। पाठ 5 का पहला वाला सूत्र क्या था? पहले कोष्टक में x धन a कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में x धन b कोष्टक बंद बराबर होता है x का वर्ग धन पहले कोष्टक में a धन b कोष्टक बंद गुणे x धन a गुणे b। ध्यान से देखें तो ये इस स्वरूप से मिलता जुलता है। पहला पद है यहाँ ax वर्ग है, ये x वर्ग है। दूसरा पद x के रूप में है, a धन b x के रूप में है। यहाँ पे c अक्षर है, यहाँ a भी अक्षर है। तो दोनों को हम मिलाकर तुलना करके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा समीकरण है वर्ग त्रिपद के रूप में मिलता है। तो वर्ग त्रिपद स्वरूप की बैजिक राशि जैसा दिखता है। कौन कौन दिखता है? ये पाठ 5 का हमारा एक सूत्र। तो ये लिख लेना है। इसके बाद हम इस और इसको तुलना करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है ax वर्ग धन bx धन c को जब हम अपने पहले वाले सूत्र के विस्तार से तुलना करते हैं। पहले वाला सूत्र का विस्तार पार्ट 5 का क्या है? x का वर्ग कोष्टक में a धन b कोष्टक बंद x गुणे में x है धन a गुणे b। तो ये लिख लेना है और उसके बाद तुलना करना है। तो जो पहला पद है x वर्ग वो सेम है। उसके बाद जो मध्यम पद है, इसको बीच वाले पद को हम मध्यम बोलते हैं और लास्ट वाले पद को हम अचर पद बोलते हैं। लास्ट वाले को अचर पद क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट वाले पद में संख्या रहता है, कोई भी चरांक नहीं रहता है। चरांक में हम ABCD LMN PQR XYZ ऐसा हम सब लेते हैं। तो ये जो ABCD XYZ है वो हमें लास्ट वाले पद में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे अचर पद कहते हैं। तो जो अचर पद है हमारा इस सूत्र से AB से मैच करता है, अर्थात C बराबर हो गया है AB के और मध्यम पद जो है हमारा किसके बराबर हो गया? A प्लस B के। तो इसको क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है इससे कि जो C है C एक प्रकार की संख्या है, उसका जो हम गुणनफल निकालेंगे और जो 2 संख्या मिलेगा A और B के रूप में, वही A और B को जोड़ दो सही ढंग से तो वो मध्यम पद के बराबर होता है। ये तुलना करने पर अर्थ निकलता है। क्यों हम तुलना कर रहे हैं ऐसे? हमारे एक नए बैजिक राशि को पाठ 5 के पुराने सूत्र से क्यों तुलना कर रहे हैं? क्योंकि तुलना से ये मिल रहा है कि अचर पद में आने वाले जो 2 गुणनखंड हैं उनको जोड़ दो तो वो मध्यम पद के योगफल के बराबर होता है। यही वाक्य यहाँ लिखा गया और तुलना भी किया गया। अचर पद का A गुणे B मध्यम पद का बराबर होता है A प्लस B। तो अर्थात अचर पद जिन 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, मध्यम पद उन्हीं 2 संख्याओं का योगफल होता है। तो इस लाइन को याद रखना है, इम्पोर्टेंट मार्किंग किया गया है। इसके आधार पर हम एक थोड़ा छोटा सा सरल सवाल देखते हैं। अगर हमारा सवाल वर्ग त्रिपद बैजिक राशि जैसा हो, जैसे यहाँ लिखा गया है x² धन 5x धन 6
वर्ग त्रिपद स्वरूप जैसा है। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करो। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना हम अपने पहले वाले पार्ट 5 के पहले सूत्र x वर्ग धन कोष्टक में a धन b कोष्टक बंद गुणे x धन ए बी से करेंगे। तो जब जैसे ही उसके नीचे हम ये सूत्र लिखते हैं तो जो 6 है वो ए बी के बराबर हो गया, और जो मध्यम पद का जो हमारा गुणांक है, ये चरांक है, ये उसका गुणांक है, जो 5 है वो किसके बराबर हो गया, a धन b। तो हमने ये तुलना करके लिख दिया, अर्थात a धन b बराबर 5 और ए बी बराबर 6। तो बताओ ऐसा हम कौन सा गुणनखंड लें 6 का गुणनखंड दो संख्या आनी चाहिए। ऐसा कौन सी दो संख्या लें कि जिसको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। तो अगर हम शुरू करें 1 गुणे 6, तो ये 6 गुणा तो हो रहा है, लेकिन जोड़ने पर यहाँ 7 आता है, यहाँ 5 आता है, आना चाहिए। तो ये ठीक नहीं है। तो दूसरा हम लेते हैं, दूसरा वाला अगर हम 2 से करें तो 2 3 6, तो 2 से 2 हमारा 2 ए है और 3 बी है। ए गुणे बी करने पर 6 तो आ गया, और यही ए धन बी करने पर 5 आ रहा है, 2 धन 3, मतलब ये गुणनखंड हमारा सही है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं कि x का वर्ग धन a क्या है हमारा 2 और b क्या है 3 है। तो यहाँ पर डाल दो 2 धन 3 x धन 2 गुणे 3, मतलब 2 3 6 होता है। तो इसको हल कर दो, x वर्ग 2 गुणा कर दो 2x धन 3x और धन 6 दिखा दो इसको। फिर इसमें 2 2 का जोड़ी बनाकर सामान्य गुणनखंड निकाल लो। तो यहाँ पर दोनों जगह x है तो x बाहर आएगा, यहाँ 1x बचेगा, धन 2x में से x निकल गया तो 2 आ गया। गुणनखंड निकालना मतलब हम अंदर भाग देते जाते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 3, तो बचा x, और 6 में से 3 भाग देंगे तो बचा क्या 2। अब ये पहली राशि है, दूसरी राशि है, दोनों में कॉमन क्या है x धन 2, तो x धन 2 बाहर ले लो और x धन 3। तो इस तरह से ये गुणनखंड आ गया इस वर्ग त्रिपद राशि का। कैसे हमने निकाला, वही पार्ट 5 के सूत्र से तुलना करके। तो मतलब हमारा पार्ट 5 का ये वाला सूत्र कितना इम्पोर्टेंट है, जो पार्ट 6 से मिलता जुलता है। तो हमें इस लाइन को याद रखना है। तो बच्चों अभी क्या करो, झट से इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो, क्योंकि इसी में मैं आगे अब सवाल बताने जा रही हूँ और बोर्ड का मिटा रही हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक भाग में यहाँ का अब मिटा रही हूँ, तो आपको आगे हम सवाल अब शुरू करते हैं। इसके साथ ध्यान से किताब में देख लो, या जो पार्ट 6 है हमने शुरू किया है, पेज नंबर 29 पर एक उदाहरण दिया है, उसको देखकर हल करना है। साथ में यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 दिया है, उदाहरण नंबर 3 दिया है, ये भी हल करना है। लेकिन उदाहरण नंबर 4 कैंसिल किया गया है पेंसिल से, ये देख लो यहाँ पर पेंसिल से कैंसिल है, तो इसको नहीं करना है। और उसके बाद जैसे ही हम प्रश्न संग्रह 6.1 करेंगे स्टार्ट, तो इसमें हमें 6वां 7वां 8वां 9वां सवाल कैंसिल किया गया है। ये पहले भी मैं PDF से बताई थी, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। 6वां 7वां 8वां 9वां 4 सवाल नहीं करना है, ठीक है। तो उदाहरण ये जो मैं की हूँ, उसके बाद और उदाहरण यहाँ लिखा है, देखो 29 30 का उदाहरण 1 2 3 करो, उदाहरण 4 कैंसल है, तो ये कर लेना है, ठीक है। अब हम 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, क्योंकि अब मैं मिटाने जा रही हूँ। आधा भाग मिटा दिया है, इसमें हम लोग सवाल शुरू करते हैं। वर्ग त्रिपद का हल करने के लिए प्रश्न संग्रह 6.1। पहला सवाल है x का वर्ग धन 9x धन 18। ठीक है, हमारा ये ax वर्ग धन bx धन c जैसा मिल रहा है,
तो ये हो गया वर्ग त्रिपद जैसा समीकरण। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद यहाँ पे जब नोटबुक में लिखोगे तो यहाँ जगह होगा दाहिने तरफ, तो यहाँ एक अचर पद का जगह बनाना है, लिखना है अचर पद, ये हमारा अचर पद है और ये मध्यम पद है, और मध्यम पद का संख्या हम यहाँ लिखेंगे, अचर पद मध्यम पद मार्किंग कर दो। और इसमें हम ये लिखने जा रहे हैं, ये हमारा अचर पद है। क्योंकि अब यह जब हम सवाल देखते हैं तो हमें इस पहले ए, जैसे यहाँ पे एक्स वर्ग के साथ ए है, तो यहाँ पर एक्स वर्ग के साथ भी ए है, लेकिन लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, एक है, तो एक का गुणा 18 से करेंगे तो 18 ही आएगा। तो जब एक्स वर्ग के साथ एक होता है तो हम डायरेक्ट अचर पद को जो दिख रहा है वैसे ले लेते हैं, लेकिन अगर एक्स वर्ग के साथ एक के अलावा कोई और संख्या है तो बाय रूल, बाय नियम से हमें एक्स वर्ग जो ए है वो इसके साथ गुणा करना है, फिर अचर पद लेना है, नया अचर पद लेना है। तो अगर ऐसे सवाल आया है तो डायरेक्ट तुम अचर पद ले सकते हो। हम 18 का 1 से गुणा करते हैं तो 18 ही आता है, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। 18 का गुणनखंड हमें ऐसा निकालना है कि हमें मध्यम पद का 9 मिले, 9 हमारा धनात्मक है, तो शुरू करो गुणनखंड, 1 गुणे 9 जोड़ 9 1 कम 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 9 धन 1 10 होगा, ये नहीं चलेगा। तो दूसरा गुणनखंड हम निकालते हैं, 2 से 2 गुणे 9, 9 2 11 जोड़ेंगे, या 9 में से 2 गया 7, तो ये भी नहीं आएगा हमारा। तो उसके बाद हम गुणनखंड कौन सा ले, 3 का, 2 के बाद 3 से जाएगा, 3 छक 18, 3 धन 6 9 होता है, सही है। डायरेक्ट जोड़ने पर तो ये वाला गुणनखंड हम ले सकते हैं, दोनों में धनात्मक चिन्ह लगाना है, 3 धन 6 धनात्मक आएगा। और उसके साथ हमें ये 9 के साथ यहाँ पे कौन सा चर लगा है, x, तो यहाँ पे इसलिए 9 करके x गुणा करना है, तो जब हम x का गुणा यहाँ करेंगे तो इसके साथ भी हो जाएगा, तो 3x धन 6x, इसका मतलब है 9x जो है 3x धन 6 इसके बराबर हो गया है। तो ये उठाकर हमें यहाँ पर रखना है। तो आगे का सवाल यहाँ हल कर रहे हैं, x का वर्ग धन 9x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 3x धन 6x धन 18। ठीक है, समझा सबको? ये 9x जो है इस पे बदल गया 3x धन 6x में। अब आगे हमें सामान्य गुणनखंड निकालना है, तो ऐसे जोड़ी बनाओ और पहले दो पद में देखो क्या बाहर आ सकता है। यहाँ x 2 बार है और यहाँ x है, संख्या में कोई कॉमन नहीं आएगा, तो x एक बाहर आएगा। तो जब जो चीज़ बाहर लेते हैं तो पहले कोष्टक लगाते हैं और जो बाहर लिए हैं उसको प्रत्येक पद पे भाग देते जाते हैं। तो x वर्ग पे x से भाग देंगे तो बचेगा x धन 3x में से x से भाग देंगे तो बचेगा 3 धन, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, x कॉमन नहीं है लेकिन 6 कॉमन दिख रहा है, 6 के पहाड़े से 18 कटता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 6 बाहर ले रहे हैं, तो 6x में से 6 गया तो x आया, फिर धन 18 में 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 6 3 18 होता है। ये पहली राशि, दूसरी राशि, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, x धन 3, तो बराबर करके हम x धन 3 को पहले लिखते हैं। जैसे ही x धन 3 इसमें से निकलेगा कोष्टक लगेगा और बचेगा क्या, x, फिर धन, और इसमें से x धन 3 बाहर निकल गया तो 6। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर आ चुका है, आगे अब हल नहीं करना है। और अगर तुम्हारा उत्तर अगर सही है तो जो चिन्ह हमने यहाँ लगाया है धन और धन, वही चिन्ह यहाँ आए, चेक कर सकते हो, सेम वैसे ही चिन्ह मिलता है। तो उसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं, साथ साथ में लिखते जाओ सभी। दूसरा सवाल है, x का वर्ग ऋण 10x धन 9 बराबर हम नीचे लगाएंगे, यहाँ हम जगह छोड़ते हैं अचर पद के लिए, अचर पद और मध्यम पद। ठीक है, तो अचर पद हमारा क्या है, यहाँ पर अचर पद देखो इधर 1 है, 1 का गुणा हो गया 9 से,
तो 9 आ गया। और मध्यम पद क्या है, चिन्ह के साथ लेना है। यहाँ चिन्ह धन था तो हमने धन लिया था, यहाँ ऋण है तो ऋण लेंगे, ऋण 10। ठीक है, अब 9 का गुणनखंड निकालो। 1 9 9, 9 और 1 को घटाते तो 8 है, 9 और 1 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, लेकिन 10 ऋणात्मक होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि चिन्ह हमारा ऋण 1 और ऋण 9 हो तो उत्तर ऋण 10 आ सकता है। तो ऋण 1 ऋण 9, लेकिन यहाँ पर ऋण 10 के साथ क्या लगा है, x, तो ये गुणा कर देंगे, ऋण 10x, तो ये x जाके इधर भी गुणा हो जाएगा, तो ऋण x और ऋण 9x आएगा यहाँ पर। ये उठा के हम यहाँ रखते हैं, x का वर्ग माइनस 10x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस x माइनस 9x प्लस 9, कॉमन ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन x आएगा, x वर्ग में से x भाग दे दिया तो बचा x बाहर निकल आया, इधर 1 संख्या है, कुछ नहीं संख्या है तो 1 लेते हैं, माइनस 1, यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, माइनस 9, तो बचेगा क्या यहाँ पर, 9x में से 9 निकल के भाग दे दिया तो x, और यहाँ पे प्लस में 2 माइनस होता है, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस है तो उसमें से 1 माइनस हमने निकाल लिया तो बच्चा माइनस, और 9 में 9 भाग दे देंगे तो 1। अब इस राशि और इस राशि में देखें तो x माइनस 1 कॉमन लेना है और दूसरा कोष्टक लगाना है, इसमें से x माइनस 1 बाहर आ गया तो x बचा, और इसमें से x माइनस 1 बाहर आ गया तो बचा 9। उत्तर आ चुका है, उत्तर मिला सकते हो, ये -1, यहाँ -1 -9, तो सही उत्तर माना जाएगा कि जो तुमने चिन्ह लगाया था वो हमारा सही है। अब मैं यहाँ का मिटा रही हूँ, ये पहले आपने लिख लिया होगा, तो इधर का मिटाते हैं और आगे का सवाल देखते हैं, साथ साथ में सवाल करते चलो, नहीं तो पता चलेगा तुम एंड में वीडियो देख रहे हो तो पीछे का जो सब है ना वो गायब हो चुका है और आधा अधूरा मुझे तुम लिख के दिखा रहे हो, तो मैं समझ जाऊंगी तुम वीडियो सिर्फ लास्ट में देखते हो, स्टार्टिंग का कुछ नहीं देखते हो। तीसरा सवाल, y वर्ग धन 24y धन 144। सवाल देखो तब तक। अचर पद, मध्यम पद, अचर पद क्या होगा, 1 का गुणा 144 से तो 144 आएगा। मध्यम पद क्या है, 24 धन के साथ, तो इसका गुणनखंड बनाओ, 1 से 144 गुणा करो, जोड़ोगे तो 145 आएगा। अगला हमारा 2 से हम करेंगे, तो 2 से जब करते हैं 2 गुणे 72, तो 72 को 2 से जोड़ते हैं तो 74 आता है, घटाते हैं तो 70, 3 से भाग जाएगा, यहाँ 3 चौक 12, 3 का भी नहीं आ रहा है, 4 से देखो, 4 से भाग जा रहा है, 4 तिया 12, 4 छक 24, 36 और 4 को जोड़ेंगे 40, घटाएंगे तो 32, ये भी नहीं है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, जोड़ने पर 30 आता है, घटाने पर 18 आता है। फिर अगला 7 नहीं 8 से, 8 से ये जाएगा 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 18 8 26 आता है,
ये भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, फिर 11 से नहीं, फिर 12 है, 12 से 12, फिर डायरेक्ट 12 से हमें मिल रहा है, 12 और 12 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, धन धन लगा देंगे तो ये वाला हमारा गुणनखंड सही है। तो इस तरह से गुणनखंड निकाल कर हमने चेक कर लिया। इसको हम यहाँ लिखते हैं 12 धन 12 और फिर गुणांक लगाओ, 24y बराबर 12y धन 12y। y वर्ग धन 12y धन 12y किसकी जगह पे रखे, 24y की जगह पर, धन 144। तो बराबर होगा, इसमें कॉमन ले लो तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे, y, 2y है तो उसमें से एक y बचा, धन बचा, y निकल गया, 12 बचा, धन, फिर 12 ले लो कॉमन, यहाँ से y धन 144 में से 12 भाग दे तो 12 आएगा। ये दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, y धन 12, बचेगा क्या दूसरे क्वेश्चन में, y धन 12। अगर उत्तर सही है तो धन 12 यहाँ आएगा। तो हमारा इस तरह से ये तीसरा सवाल भी हो गया। चौथा सवाल, पांच वाई वर्ग धन 5y ऋण 10। चलो इसका बताओ अचर पद क्या आएगा, तुम लोग ने गेस कर लिया होगा कैसे हम कर रहे हैं। अचर पद बताओ क्या आएगा, ये अचर पद यहाँ लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया मध्यम पद, पहचानो, यहाँ से हम गुणा करके लेते हैं ना। अब देखो y वर्ग से 5 आ गया, यहाँ सब में एक एक था, वर्ग वाले पद की तरह यहाँ 5 आया, तो 5 का गुणा ऋण 10 से होगा, तो 5 गुणे ऋण 10, 5 गुणे ऋण 10 बराबर होगा ऋण 50। ऋण 50 होगा, उसका गुणनखंड हमें निकालना है जो मध्यम पद के धन 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो गुणनखंड निकालो यहाँ पर। तो हम पहले से शुरू करते हैं, गुणे 50, 50 धन 1 51, घटाएंगे 49 आएगा, 2 25, 25 2 27, घटाएंगे तो 23 आएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 5 10 में 50, 10 में से 5 घटा दो तो 5 आया। उत्तर धनात्मक है तो धनात्मक संख्या किस चिन्ह किसको लगेगी, बड़े को, और ऋण किसको लगेगी, छोटे को। हमेशा जो भी उत्तर आया है उसका चिन्ह जो होता है वो बड़े को लगता है, तो ये देखकर हमें यहाँ लगा देना है। तो चलो यहाँ लिखते हैं धन 10 ऋण 5 और फिर यहाँ का चरांक लगाते हैं 5y बराबर, इसलिए 10y ऋण 5y, और इसको उठा के यहाँ लाते हैं, बीच वाले पद में लिखते हैं बराबर करके, यहाँ पर 5y वर्ग धन 10y ऋण 5y ऋण 10 बराबर, कॉमन ले लो ये दो पद का, तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या आएगा, y भी आएगा, और 5 और 10 में 5 के पहाड़े से 10 कटता है तो 5 भी आएगा, 5y, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, भाग दे देंगे तो 5 कट गया, 2y में से y कट गया, y बचा धन, यहाँ पे 10 में 5 भागेंगे तो 2, और y से y कट गया तो 2 बचा है यहाँ पर। ठीक है, और फिर माइनस कॉमन आएगा और 5 कॉमन लेंगे तो 5 हम बाहर लेंगे तो बचेगा क्या, y, और यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है, माइनस धन और ऋण गुणा करने से भी आता है, तो धन और ऋण गुणा करके यहाँ पर ऋण आया है, जिसमें से हमने ऋण बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, धन। कभी भी पहले वाले से मिलाना चाहिए कि जो चिन्ह यहाँ आया है वैसे ही चिन्ह यहाँ आए, तो उसको भी देखते रहना है, और 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। अब इन राशियों में कॉमन लो तो y धन 2 कोष्टक पूरा बाहर आ रहा है, तो जब बाहर आ रहा है तो दूसरा हम कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर 5y बचेगा, y धन 2 ले लिया तो, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा, ऋण 5। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ कॉमन हम ले सकते हैं, तो ये हो गया y धन 2 और 5 बाहर आएगा तो y ऋण 1। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा, 5 आगे कर दो, y धन 2 y ऋण 1। ये उत्तर आ चुका है। तो ये जितने भी सवाल हुए हैं कर लीजिए फेयर में।